हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, एग्जैक्टली द इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, स्टोरी हमने अच्छे से कवर की थी, उसके बाद सारे पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे। अगर आपको लगता है आपको कहीं पर डाउट है तो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछे या फिर लर्न हब स्वयं के साथ आप क्लास भी बुक कर सकते हो। तो आज इस चैप्टर को शुरू करते हैं वैसे ही एक स्टोरी के साथ। तो लगभग 5000 साल पहले की बात है, एक सिविलाइजेशन जन्म ले रही थी एक सबसे बड़ी लंबी नदी के अराउंड। क्या आपको पता है वो सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट सबसे लंबी रिवर कौन सी थी? एग्जैक्टली नाइल रिवर। तो इस नाइल रिवर के अराउंड एक सिविलाइजेशन जन्म ले रही थी और इस सिविलाइजेशन को हम आज भी जानते हैं और उसका नाम है द इजिप्शियन सिविलाइजेशन। अब इस सिविलाइजेशन में खास बात भी वही है जो हमने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में पढ़ी थी कि वो भी नदी के किनारे थी। अब हम जानते हैं कि भाई नदी के किनारे क्यों थी, ये हम पढ़ चुके हैं, क्यों सिविलाइजेशन नदियों के किनारे ही आती थी। तो हम बात करते हैं अब इजिप्शियन सिविलाइजेशन की। तो नाइल नदी काफी लंबी नदी थी और इस नदी के किनारे क्या होता था कि हर साल ये जो नदी है ना, इसमें फ्लड्स आते, ये ओवरफ्लो कर जाती थी। और जब ये ओवरफ्लो करती थी तो उसके बाद जब ये ओवरफ्लोइंग खत्म हो जाती थी तो उसके बाद उसकी साइड्स पे, किनारों पे ब्लैक फर्टाइल सॉइल रह जाती थी। ये सॉइल इतनी फर्टाइल थी कि लोग इसका यूज करते थे यहाँ पर क्रॉप्स उगाने में, जैसे कि गेहूं, बाजरा, डेट्स, ये सारी क्रॉप्स वहां पर उगाई जाती थी। अब होता ये था कि ये जो नाइल रिवर है ना, ये सिर्फ उन लोगों के लिए या उस सिविलाइजेशन के लोगों के लिए सिर्फ ऐसा नहीं था कि एक फार्मिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये फार्मिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये नदी उनके ट्रैवल के लिए इंपॉर्टेंट थी, ये पानी के लिए जो बेसिक नेसेसिटी है पानी, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। इवन इस नदी से ही, इस रिवर से ही ट्रेड भी होता था इन लोगों का। सो दिस रिवर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस सिविलाइजेशन। अब मैं आपको अपनी कहानी के जरिए ये बताऊंगी कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन के नॉर्मल दिन हमें कैसे दिखाई देते थे। तो सबसे पहले एक आम दिन की शुरुआत करते हैं एक आम इंसान से। तो हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे बोट्स में सेलिंग कर रहे हैं। वहीं पर अमीर लोगों के घरों के आगे बड़े बड़े गार्डन्स हैं और उनके पास अपने स्विमिंग पूल्स भी हैं। वहाँ की विमेन, वहाँ की लेडीज जो थी वो तैयार होती थी वाइट लिनन के कपड़ों में, बहुत अच्छे से सज धज के। लेकिन वहाँ के मेल्स भी कुछ कम नहीं थे, वो भी विग लगाते थे और उनको भी मेकअप का, ज्वेलरी का बहुत शौक था। तो वो समय था जहाँ पर मेल्स और फीमेल्स दोनों ही बराबर अपने बारे में कॉन्शियस रहते थे और अपने खुद तैयार होते थे बहुत अच्छे से। उसके बाद हम आते हैं एक ऐसे दिन में जब एक भव्य शाही सवारी निकल रही है। और किसकी थी ये शाही सवारी? कौन थे ये रॉयल ग्रैंड प्रोसेशन में? तो ये थे वहां के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान, फेरो खुफू। तो फेरो खुफू सिर्फ वहां के एक राजा नहीं थे, बट वहां के लोगों के लिए वो एक भगवान थे। अब कहाँ जा रही थी भाई ये शाही सवारी? तो ये शाही सवारी जा रही थी अपने सपनों का निर्माण करने, अपने सपनों की तरफ। और क्या सपना था उनका सपना था ये। और क्या है ये? दिस इज द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा। तो ये उनका एक महान सपना था, एक ऐसा पत्थर जो एक बड़ा सा ब्लॉक बनाया गया था एक पत्थर से। और यहाँ पर लेट मी टेल यू, किसी भी मशीन का यूज नहीं हुआ था, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंसान की स्ट्रेंथ से ये पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया गया था। और आज भी अगर हम 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में देखें तो ये भी एक 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में एक हमारा वंडर ये भी है। थोड़ा आगे निकलने पर हमें दिखाई देता है एक मंदिर जहां पर वहां का प्रीस्ट या वहां के जो पुजारी हैं वो कहानी सुना रहे हैं रा की। रा मतलब वहां के सन गॉड।
दूसरे थे ओसाइरिस, ओसाइरिस मतलब गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, और तीसरे थे एनुबिस, एनुबिस मतलब गॉड ऑफ ममिफिकेशन। तो इन सब की कहानी मंदिरों में सुनाई जा रही है। उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, कुछ लोग जो क्रिएटिव हैं, जो अपनी क्रिएटिविटी वहां पर दिखा रहे हैं, और किस फॉर्म में। तो यहाँ देखा जा रहा है कि एक स्क्राइबर या एक लेखक पपायरस में एक स्क्रिप्ट लिख रहा है। कौन सी स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट है हेरोग्लाइफिस में। तो थोड़ा थोड़ा बस नाम सुन लो, क्योंकि ये सारी डिटेल मैं आपको बाद में चैप्टर की देने ही वाली हूँ। तो ये एक ऐसी स्क्रिप्ट थी, अब जैसे अगर आप याद करो तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में हमने उसका एक यूनिक फीचर पढ़ा था कि वहां पर क्ले टेबलेट्स हुआ करती थी। वैसे ही इजिप्शियन सिविलाइजेशन में पपायरस नाम का एक उनके लिए एक टेबलेट हुआ करता था जिसपे वो चीजों को लिखते थे। और लिखते कैसे थे, लिखते थे कुछ पिक्चर्स बना के, कुछ पिक्टोरियल स्क्रिप्ट थी उनकी, जहां पर मोर देन 2000 उनकी पिक्चर्स थी, और हर एक पिक्चर का एक यूनिक मतलब हुआ करता था। अब उसके बाद हम थोड़ा आगे आते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स हैं जो कि डेड बॉडीज को स्पाइसेस और लिनन में लपेट रहे हैं। तो कुछ ऐसे ही उनको लपेटा जाता था, और इन्हें हम क्या बुलाते थे, देखा होगा ना आपने, जब कोई हॉरर, कोई गोस्ट वाली कोई अगर आप मूवी देखो, ऐसे बच्चों वाली स्पेशली देखो, तो बच्चों के कुछ कार्टून्स भी आते हैं तो उसमें ममीज ऐसे ही बनाई होती हैं, तो बिल्कुल वैसे ही। तो ये ममीफिकेशन हम इसे बुलाते हैं। और यहाँ पर इजिप्शियन का मानना ये था कि मरने के बाद भी कोई जिंदगी है। सो दे बिलीव्ड दैट लाइफ कंटिन्यूज आफ्टर द डेथ। तो इसलिए उनके शरीर को बांधना वो जरूरी समझते थे। ठीक है, आगे समझेंगे पूरी स्टोरी क्या थी, समझेंगे क्या क्या उनकी मान्यताएं थी, उनके बारे में भी बात करेंगे। वहीं पर यहाँ पर मार्केट में भी ट्रेड किया जाता था, और मार्केट में ट्रेड करने के लिए लोग बार्टर सिस्टम करते थे कि कभी गेहूं, कभी सोने की कोई चीज, या कभी कोई कपड़ा देकर कुछ सामान खरीद लिया। तो यहाँ पर बार्टर सिस्टम चलता था। उसके बाद नाइल रिवर पर बोट्स चलती थी, और इन्हीं बोट्स के चलने से यहाँ का जो ट्रेड था ना वो भी इम्प्रूव हुआ। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम सी फारिंग शिप्स देखी गई। तो अभी मैं कोई भी वर्ड नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ये सब आप बाद में पढ़ोगे। तो ये जो सी फारिंग शिप्स थी, दीज वर द फर्स्ट sea ships that were developed and that were developed during the Egyptian civilization। अब यहाँ पर वक्त के साथ क्या हुआ, अलग अलग तरह के फेजेस आए, जैसे कि ओल्ड किंगडम था इजिप्शियंस का, फिर एक मिडिल किंगडम आया, फिर आया इनका न्यू किंगडम। अब ये बढ़ते गए, एक राइज देखने को मिला हमें इजिप्शियन सिविलाइजेशन में, एंड देन there came the decline of Egyptian civilization। अब इजिप्शियन सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन है उसे माना जाता है कुछ इन्वेडर्स का आना, जैसे असीरियंस या पर्शियन का इन्वेजन यहाँ पर माना जाता है। उसके बाद आते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो ये यहाँ पर निर्माण करते हैं अलेक्जेंड्रिया का, एक ऐसी जगह जहाँ पर एजुकेशन और कल्चर जो थे वो मेन अटेंशन उनको मिलती थी। अब ये सब हुआ, और लास्ट में यहाँ पर आती हैं एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही वाइज, एक बहुत ही ब्रिलियंट वहाँ की रानी, और उनका नाम था क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा थी एंशिएंट इजिप्ट की, अगर हम बोले तो वो वहाँ की लास्ट फेरो थी। फेरो का मतलब एक्चुअल में होता है रूलर। तो इजिप्ट में जो रूलर्स होते हैं उन्हें फेरो बुलाया जाता था। तो क्लियोपेट्रा वहां की लास्ट रूलर थी, और इसके बाद जो इजिप्ट था वो रोमन एम्पायर के अंडर आ गया था। तो बच्चों ये थी कहानी उस सिविलाइजेशन के जो मिट्टी से शुरू हुई और स्टोन्स में बंद होकर रह गई। तो अब क्या करेंगे, अब हम पॉइंट बाय पॉइंट इस चैप्टर को समझेंगे इन डिटेल, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें तो हमें इजिप्शियन सिविलाइजेशन दिखाई कहाँ देती है, और साथ ही साथ ये रिकॉल करेंगे कि हमारी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहाँ पर है। तो अब अगर आप इस मैप में देखो तो ये जो ब्लू में आपको दिखाया जा रहा है, दिस इज नाइल रिवर। ठीक है, अब इस मैप को ना थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हम इस मैप में देखें, सो दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका, दिस इज अफ्रीका,
ठीक है, ये भी आप पढ़ोगे। अमेरिका, ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका तो हम इसी क्लास में पढ़ेंगे, और अफ्रीका नेक्स्ट क्लास में है, यूरोप भी हम नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ते हैं। सो दिस इज यूरोप, और यहाँ पर ये जो बचता है ये है एशिया। इसके नीचे यहाँ पर आता है, मतलब टच नहीं होता है बट नीचे एंटार्क्टिका है, और इस तरफ साइड में आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो हम जिस नाइल रिवर की, जिस इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, बेसिकली वो आज के प्रेजेंट अफ्रीका में है। तो इसी नाइल रिवर के अराउंड हमारी इजिप्शियन सिविलाइजेशन शुरू हुई थी, और फिर यहीं पर वो खत्म भी हो गई। जैसे हमने डिस्कस किया कि मिट्टी से जन्म लिया था और पत्थरों में सिमट कर ये रह गई थी। तो और अगर हम बात करें किसकी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, तो ये जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी ये यहाँ पर है, जो आज के टाइम में एशिया में आती है। ठीक है, तो इराक, ईरान, इन एरियाज, ये जो एरियाज थे, यहाँ पर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ने जन्म लिया था। तो चलो अब शुरू करते हैं अपने चैप्टर को और डिटेल में देखना। तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द जर्नी इनटू द लैंड ऑफ नाइल। ठीक है, तो अब ये देखो, ये मेडिटेरेनियन सी है और इसके ऊपर है यूरोप रह गया। ठीक है, इसके इस तरफ आ गया एशिया। करेक्ट। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये नाइल रिवर है, और नाइल रिवर के अराउंड ये जो आपको ग्रीन में दिखाई दे रहा है ना, तो मतलब लोगों को एक बात समझ आ चुकी थी, जैसे हमने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में पढ़ा था कि लोगों को ये बात समझ आ चुकी थी कि अगर हमारे आसपास पानी है ना, तो उस पानी का यूज करके हम अपनी लाइफ को ना बेहतर बना सकते हैं, हम क्रॉप्स उगा सकते हैं, उस पानी का हम अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं, तो हमारी लाइफ इजी हो सकती है अगर हम पानी के अराउंड रहें। तो वैसे ही ये सिविलाइजेशन भी इस पानी के आसपास ही थी। ठीक है, तो इस तरफ जो ये व्हाइट में है, यहाँ पर सिविलाइजेशन ये एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, इट वॉज जस्ट इन दिस ग्रीनर एरिया। ठीक है, सो ये वो एरिया है जहां पर इजिप्शियन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। ओके, अब इजिप्शियन सिविलाइजेशन का लोकेशन और ओरिजिन, हम इन पॉइंट्स अगर हमसे पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे। तो अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी एंड रिवर वैली। तो एंशिएंट सिविलाइजेशन जो डेवलप हुई थी, जो इजिप्ट में जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, वो इसी नाइल रिवर के अराउंड डेवलप हुई थी। और नाइल रिवर को ना यहाँ की एक तरह से एक लाइफलाइन माना जाता है, या फिर इसे ना जान माना जाता है इजिप्ट की। क्यों? क्योंकि अगर नाइल रिवर नहीं होती तो ना तो यहाँ पानी मिलता लोगों को, ना यहाँ ट्रेड होता, ना यहाँ ट्रांसपोर्ट होता, और ना ही यहाँ पर फार्मिंग हो पाती। तो इसीलिए दिस रिवर इज सेड टू बी द लाइफलाइन ऑफ दिस सिविलाइजेशन। तो एक ग्रीक हिस्टोरियन थे, जिनका नाम था हेरोडोटस, इन्होंने नाइल को गिफ्ट ऑफ नाइल के नाम से बुलाया है। ठीक है, सिंपल। अब आगे देखते हैं, तो नाइल के कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या थे, मतलब नाइल ने कैसे लोगों की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कंट्रीब्यूट किया। तो अब आप पूरी चैप्टर में देखना कि जो पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक्चुअली हम स्टोरी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको स्टोरी नहीं समझ आई है, एक बार उसको फिर से सुनो। उसको सुनने से क्या होगा कि आपका जो चैप्टर है ना, उसमें आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। याद क्या रखना होगा? याद सिर्फ आपको नाम रखने होंगे और कुछ नहीं इस चैप्टर में। तो नाइल का कंट्रीब्यूशन तो काफी था, जैसे हमने समझा है। तो एनुअल फ्लडिंग लेफ्ट बैक ब्लैक एंड फर्टाइल सॉइल। तो जब फ्लडिंग होती थी नाइल रिवर में, तो फ्लड की वजह से जब फ्लड्स चले जाते थे, मतलब ओवरफ्लोइंग बंद हो जाती थी रिवर की, तो वहां पर ब्लैक फर्टाइल सॉइल रह जाती थी। एंड दिस सॉइल वाज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी थी टू ग्रो वेरियस क्रॉप, जैसे कि वीट, बार्ले, मिलेट्स, फिग, एप्पल्स एंड पीचेस। तो यहाँ पर ना लार्ज स्केल एग्रीकल्चर पॉसिबल ही नाइल रिवर की वजह से हुआ है। तो यहाँ पर लोगों ने क्या किया? कैनाल्स, डैम्स, रिजर्वायर्स और डाइक्स बनाना शुरू कर दिए। व्हाट आर दीज डाइक्स? सो बेसिकली लंबी लंबी वॉल्स बनाना, या फिर वो मतलब कुछ पिट्स बना देना, जिससे क्या हो कि जब पानी ओवरफ्लो हो तो पानी ना एक जगह पर रुक जाए, ताकि पानी बैक फ्लो ना करे।
ठीक है, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हम पानी को स्टोर करके रख सकते हैं फॉर इरिगेशन। जैसे बड़े बड़े गड्ढे बना दिए, पानी आया, पानी उन गड्ढों में फंस कर रह गया। अब जब बरसात चली गई तो भी वी स्टिल हैव वाटर इन दोज पिट्स, राइट। तो वहां से हम इरिगेशन के लिए पानी का यूज कर सकते थे। देन इट सपोर्टेड इरिगेशन एंड रिच हार्वेस्ट। तो नाइल रिवर ने की वजह से ही वहां पर अच्छे अच्छे हार्वेस्ट लोगों को मिले थे। अब यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड है, दिस इज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ नाइल। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है नाइल का, एग्जैक्टली हम ये जो रोल ऑफ नाइल है उसकी ही बात, वही बात हम कर रहे हैं। तो रिवर ना एक तरह से एक नेशनल हाईवे की तरह काम करती थी, मतलब कि पूरा इजिप्ट जो था वो इस नाइल रिवर से ही कनेक्टेड था, ठीक है। इस रिवर की वजह से ही ना ये अपने नेबरिंग कंट्रीज में ट्रेड करते थे एंड इजिप्ट काफी प्रॉस्परस हो गया था और इसकी कनेक्टिविटी नाइल रिवर की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब इसकी जो ज्योग्राफिकल प्रोटेक्शन थी वो क्या थी, तो अब अगर हम नाइल रिवर के आसपास देखें ना, तो नाइल रिवर के आसपास ना हमने बड़े बड़े डेजर्ट देखे हैं। मतलब अभी आपने ये पढ़ा नहीं है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं ना अफ्रीका को जब हम पढ़ते हैं तो हम वहां पर देखते हैं कि अफ्रीका में ना बड़े बड़े डेजर्ट है। मतलब एक तो पूरा जो ऊपर वाला हिस्सा जो यहाँ पर है, मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, दिस इज टोटली डेजर्ट, ये पूरा डेजर्ट है और यहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर्स भी देखे गए हैं। तो इजिप्ट वो सराउंडेड बाय डेजर्ट, जैसे कि सहारा, और ये जो अरेबियन डेजर्ट है ये एशिया में आता है। तो बेसिकली जब हम पढ़ रहे थे इसके बारे में, तो सहारा डेजर्ट कहाँ पर है, तो सहारा डेजर्ट है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अफ्रीका जो है इट इज कनेक्टेड विद एशिया और यहाँ पर आता है अरेबियन डेजर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ना ये दिस इज एक्चुअली सराउंडेड बाय काफी बड़े बड़े से डेजर्ट, सो दिस एक्टेड एज अ नेचुरल बैरियर फॉर इन्वेजन। तो अब क्या हुआ, क्योंकि बड़े बड़े डेजर्ट थे, पानी नहीं, खाने को कुछ नहीं, तो इसकी वजह से ना एनिमीज भी बहुत जल्दी इस लैंड को आके ना जैसे एक्वायर नहीं कर सकते थे, यहाँ पर आक्रमण या अटैक नहीं कर सकते थे, क्योंकि डेजर्ट्स ने प्रोटेक्ट करके रखा था। दिस क्रिएटेड अ जोन फॉर पीस एंड सिक्योरिटी फॉर ग्रोथ। और इसी वजह से, इन्हीं ज्योग्राफिकल फीचर्स की वजह से इजिप्ट जो है ना वहां पर काफी टाइम शांति भी रही, काफी टाइम वहां की सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी रही, और साथ ही साथ यहाँ का डेवलपमेंट जो था वो भी बहुत अच्छे से हुआ। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमने कहानी में सुना था कि इजिप्शियंस आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। तो उनका मानना ये था कि जब भी कोई मर जाता है ना, तो वो अपने ही टूम में, मतलब जो भी उसकी कब्र है, वो उस कब्र में उसका सोल जिंदा रहता है, ठीक है। तो उनको लगता था कि जो मरा है ना उसकी आफ्टर लाइफ बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिंदगी जैसे मर्जी दिख लो पर आफ्टर लाइफ खराब नहीं हो सकती। तो इसी करके उन्होंने क्या किया था, उनकी आफ्टर लाइफ को अच्छा बनाने के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए, ठीक है, जैसे कि पिरामिड्स, टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट्स और टूम्स, ठीक है। तो हर पॉइंट को एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि मैंने कुछ कवर नहीं किया। सो स्पिरिचुअल बिलीव्स, इजिप्शियंस बिलीव स्ट्रांगली इन लाइफ आफ्टर डेथ। सो डेड पर्सन बिलीव्ड टू लिव इन देयर टूम, की मतलब उनकी जो आत्मा है, सोल है, वो टूम में रहेगी। सो मोर ब्यूटिफुल द टूम बेटर, आफ्टर लाइफ उनकी होगी, मतलब एकदम शाही होनी चाहिए आफ्टर लाइफ। सो मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर, सो इसी वजह से उन्होंने काफी आर्किटेक्चर्स बनाए, जैसे कि ये चारों, ठीक है। तो मतलब आज जिनको हम 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में जिन हम पिरामिड्स को लेते हैं, वो इन्होंने एक्चुअली आफ्टर लाइफ वाली बिलीफ की वजह से इन्होंने ये सब कुछ बनाया था। अब हम अगर हिस्टोरिकल पीरियड्स देखें इजिप्ट के, तो इनकी टाइमलाइन कैसी थी, तो इनका जो ओल्ड किंगडम था, दे बिलीव कि ये वो टाइम था जब इन्होंने पिरामिड्स बनाए थे, ठीक है। तो इट वॉज फ्रॉम 3000 टू 2000 BCE। तो जैसे हमने बात की थी कि जब भी हम CE लेते हैं और जब भी हम BCE लेते हैं, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा एंड दिस इज कॉमन एरा, तो कॉमन एरा हमेशा 1 2 3 ऐसे मतलब
सीधी वाली काउंटिंग चलती है, ठीक है, फॉरवर्ड काउंटिंग चलती है। और जब हम BCE की बात करते हैं तो हम बैकवर्ड काउंट करते हैं। तो बस वही हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये BCE की बात है इसलिए हम बैकवर्ड काउंटिंग ले रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि 3000 से 2000 BCE तक था ये। मिडिल किंगडम इनका 2000 से 1700 BCE तक था, जहां पर स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी देखी गई थी इस पूरे सिविलाइजेशन में। देन न्यू किंगडम 1600 टू 1100 BCE में देखा गया था, जहां पर एक्सपेंशन और ये पूरा किंगडम काफी स्ट्रॉन्ग होता हुआ हमें देखने को मिला था। और उसके बाद क्या हुआ, अब उसके बाद हुआ इजिप्ट पर अटैक, इजिप्ट पर हमला। किसने हमला किया, तो यहाँ पर हाइकोसिस ट्राइब थी जिन्होंने 1700 से 1600 BCE के टाइम इसके ऊपर हमला किया। इससे पहले बहुत अच्छा प्रॉस्पेरिटी, शांति, सिक्योरिटी और काफी अच्छी डेवलपमेंट, एक्सपेंशन सब कुछ चल रहा था। तो ये देखो, ये है हमारा वो टाइम जब पिरामिड्स बन रहे थे। तो दैट वाज ड्यूरिंग द ओल्ड किंगडम जो 3000 टू 2000 BCE में था। फिर आया हमारा मिडिल किंगडम जो 2000 से 1700 BCE में था। उसके बाद हमारा आया न्यू किंगडम जो 1600 टू 1100 BCE के टाइम पर था। तो इन्वेजन कब हुआ था, इन्वेजन हुआ था 1700 टू 1600 BCE के टाइम, ठीक है, तो याद रखना है ये। अब आगे बढ़ते हैं, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, ठीक है। ये क्या है, तो पहले टाइम पर क्या था कि ये बीच में नाइल रिवर थी, ठीक है। नाइल रिवर के नॉर्थ की तरफ, ये देखो नॉर्थ का डायरेक्शन लगाया है, उसे हम लोअर इजिप्ट मानते थे, ठीक है। और इस नाइल के साउथ में हम मानते थे इसको अपर इजिप्ट, ठीक है। तो एक होता था लोअर इजिप्ट, एक होता था अपर इजिप्ट। तो यहां पर ये दोनों ही लिखे हुए हैं, अपर इजिप्ट, लोअर इजिप्ट, ठीक है। अब क्या हुआ कि अराउंड 3200 BCE के टाइम ये दोनों ही ना एक हो गए। एक कैसे हुए, जब एक रूलर आया। कौन था उनका रूलर, उनका रूलर को हम बुलाते हैं फेरो। तो फेरो किसी का नाम नहीं, बेसिकली ये एंशिएंट इजिप्ट रूलर्स थे, ठीक है, उन्हें हम फेरो बुलाते हैं। तो लोग अपने फेरो को या फिर अपने रूलर को सिर्फ एक राजा नहीं मानते थे, इवन वो उनको अपना भगवान मानते थे। तो इस रूलर के आने की वजह से अब यहाँ पर दोनों ही पार्ट्स का यूनिफिकेशन हो गया। मतलब जो इजिप्ट बटा हुआ था अब वो यूनिफाई हो गया, वो एक बन गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आया एंड ऑफ सिविलाइजेशन। तो इस सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ, जैसे हमने पढ़ा था, तो इस सिविलाइजेशन का एंड हुआ जब इनका लास्ट फेरो आया, लास्ट रूलर आया। तो मैंने आपको कहानी में भी बताया था कि एक बहुत सुंदर, सुशील, ब्रिलियंट एक इनकी रूलर आई और उनका नाम था क्लियोपेट्रा 7, ठीक है। ये इनकी लास्ट फेरो थी। तो फेरो को क्या मानते थे, सिर्फ रूलर ही नहीं, सिर्फ अपना राजा ही नहीं, बल्कि अपना भगवान मानते थे। तो ये एक ब्रिलियंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन का एंड था जो 30 BCE के अराउंड तक लास्ट किया, ठीक है। तो शी वॉज नोन फॉर हर इंटेलिजेंस, फॉर हर ब्यूटी एंड शी वॉज फ्लुएंट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। उनका जो रिलेशन था विद जूलियस सीजर एंड मार्क एंटनी वो काफी अच्छा था। शी डाइड बाय सुसाइड आफ्टर इजिप्ट फेल टू रोम, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या था इस टाइम पर कि जब ये रूल करने आई तो इजिप्ट जो था ना वो काफी खुश हुआ, क्योंकि उनको एक काफी वाइज, काफी ब्रिलियंट, काफी ब्यूटीफुल सी एक रूलर उनको मिल चुकी थी। लेकिन और काफी अच्छा प्रॉस्परस डेवलपमेंट सब कुछ हो रहा था यहाँ पर। उन्हें काफी लैंग्वेजेस भी आती थी, जिसकी वो भी एक एडवांटेज थी उनके ट्रेड के लिए। उनके जो रोमन लीडर्स थे, जूलियस सीजर का आपने नाम सुना होगा, वो एक काफी पावरफुल रोमन लीडर थे। नहीं सुना होगा तो अभी इंग्लिश में जरूर सुनोगे। तो इनके उन जो रोमन्स थे ना उनके साथ भी काफी अच्छे कनेक्शंस थे। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में रोम आया, रोमन्स आए और रोमन्स ने आके ना इजिप्ट के ऊपर हमला कर दिया और इजिप्ट हार गया। देन शी डाइड बाय सुसाइड, ठीक है। सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस इजिप्शियन सिविलाइजेशन,
ठीक है। तो काफी एक ट्रेजिक एंड हमें देखने को मिलता है उनकी कहानी का। तो अब यहाँ पर इजिप्शियन सिविलाइजेशन के जो मेन फीचर्स हैं अब हम उन पर फोकस करने वाले हैं, और वो है उनकी टाउन प्लानिंग कैसी थी, वो बिल्डिंग्स कैसी बनाते थे, उनका आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग कैसा था, उनकी सोसाइटी, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, राइटिंग और रिलीजन क्या था। मतलब ये क्या चीजें मानते थे, क्या चीजें उन्होंने नई डेवलप की थी, और क्या उनके यूनिक फीचर्स रहे हैं इस सिविलाइजेशन के। तो पहले बात करते हैं टाउन प्लानिंग इन एंशिएंट इजिप्ट। तो टाउन प्लानिंग कैसी थी, तो यहाँ पर अर्बन हाइलाइट्स देखते हैं। तो क्या था कि काफी सारी यहाँ पर सिटीज थी, और ये जो सिटीज थी हमारी, ये जैसे कि कुछ सिटी जैसे थीब्स और मेम्फिस जो थे ये काफी प्लान्ड सिटीज थी, ऑल्दो ऑर्गेनिकली भी मतलब नेचुरली भी कुछ और डेवलप हो गई थी, लेकिन हम सिर्फ अगर प्लान्ड सिटीज देखें तो उनके फीचर्स क्या थे, वहां पर ये देखा जाता था कि सिटी जो है वो नाइल रिवर से कितने पास है, उसकी प्रॉक्सिमिटी क्या है नाइल रिवर से, कितने हाई लेवल पर है। क्योंकि हमने सुना क्या है, मतलब हमने जो पढ़ा है, जो पहली बात ही पढ़ी है कि नाइल रिवर ओवरफ्लो करती थी, जिसकी वजह से ये जो फ्लड्स आते थे तो ब्लैक फर्टाइल सॉइल रह जाती थी, राइट। तो इसका मतलब है कि फ्लडिंग तो हर साल होती थी। तो लोगों ने ये देखा कि हम फ्लड प्रोन एरिया से कितने दूर हैं ताकि नुकसान जो है ना वो कम से कम हो। देन सिटीज को अपर और लोअर इजिप्ट में डिवाइड किया गया था। तो अपर कौन सा है, साउथ वाला, और लोअर कौन सा है, नॉर्थ वाला, ठीक है। तो ऐसे सिटीज को डिवाइड भी किया गया था। अब अगर हम सिटी का लेआउट देखें ना, तो सिटी का लेआउट काफी ब्रॉड स्ट्रीट्स हुआ करती थी जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाया करती थी, ठीक है। जैसे आज हम सिटीज को ना ब्लॉक्स में डेवलप करते हैं, उस टाइम सिटीज को ग्रिड्स में डेवलप किया गया था। अब जैसे जैसे ना टाइम बढ़ता गया, लोग बढ़ते गए सिटीज में, मतलब और ज्यादा घर होते गए, तो अब यहाँ पर भी ना वही केओस होने लगे। जैसे हम बड़ी बड़ी सिटीज में देखते हैं ना केओस, मतलब एक के ऊपर एक घर चढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी द सिटीज बिकेम जंबल ऑफ हाउसेस एंड कोर्टयार्ड्स ड्यू टू कंटिन्यूअस रीबिल्डिंग। तो कंटिन्यूअस रीबिल्डिंग की वजह से यहाँ पर भी ना पूरी हौच पौच हो रखी थी। अब अगर हम इनकी बिल्डिंग और हाउसेस की बात करें तो यहाँ पर ना दो तरह की बिल्डिंग्स देखी जाती थी, एक ड्वेलिंग हाउसेस और एक पब्लिक बिल्डिंग्स, ठीक है। ड्वेलिंग हाउसेस मतलब जो लोगों के घर होते थे, तो लोगों के घर ना यूजुअली इन रोड क्रॉसिंग्स के आसपास बनाए जाते थे, और ये ब्रिक्स से बनाए जाते थे, दी सन बेक्ड ब्रिक्स से, ठीक है। अब देखा ये जाता था कि जनरली जो फ्लैट रूफ्स होते थे और ऊपर जो होती थी ना काफी रूफ के पास जैसे वहां पर विंडोज होती थी। अब ऐसा क्यों करते थे, ऐसा एक तो प्राइवेसी के लिए ताकि घर में कोई झांकता ना रहे, और दूसरा कि लाइट भी अच्छी आती रहे, इसलिए हवा भी आती रहे इसलिए। अब यहाँ पर भी ना जो रिच पुअर थे और जो काफी रॉयल लोग थे उनके घरों में ना कुछ कुछ अलग, मतलब घर अलग देखे जाते थे। जैसे कि रिच लोगों की घर 2 से 3 स्टोरी के होते थे और इनमें 30 रूम्स तक होते थे, ठीक है। इनके पास अपना पर्सनल पूल और गार्डन्स भी होते थे, और यूजुअली जो घर होते थे ना वो स्टोन्स के बने होते थे। जो पुअर लोग होते थे उनका घर जो था वो 1 या 2 कमरे का घर होता था, और यूजुअली इनके पास बाथरूम्स नहीं होते थे। जो रॉयल पैलेसेस होते थे ना वो बड़ी बड़ी वॉल्स उनके अराउंड होती थी, और उसके बाद ना उनके आसपास खाई खोद दी जाती थी, जिसे हम मोट बुलाते हैं। तो ये होती थी उसकी सिक्योरिटी के लिए कि कोई भी आके हमारे पैलेस में ना चला जाए। तो अगर हम एवरेज हाउसेस देखें तो एवरेज हाउसेस में 3 कमरे, कोर्ट यार्ड और किचन होता था, और एक नैरो सा स्टेयरकेस होता था जो छत की तरफ जाता था। तो जैसे हमने बात की कि विंडोज काफी ऊपर होती थी ताकि रोशनी भी आती रहे और सिक्योरिटी भी हमें पूरी बनी रहे हमारे घर की। अब अगर हम पब्लिक बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो इनमें आते हैं टेम्पल्स। तो टेम्पल्स कैसे होते थे, एक तो पहली बात कि ये टेम्पल डिस्ट्रिक्ट्स होती थी, बेसिकली रिलीजियस प्लेसेस जो थे वो अलग ही होते थे। जो घर होते थे उनसे अलग रिलीजियस प्लेसेस होते थे, काफी वेल प्लान्ड होते थे, और इनके आसपास ना काफी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची 4 दीवारी होती थी। सो इनके डिजाइन काफी सिमेट्रिकल और बड़े बड़े गेट्स होते थे एंटर करने के लिए। तो जैसे आजकल आप मंदिरों में देखते हो ना, इवन अगर आप सोसाइटीज में भी जाओ तो ऐसे बड़े बड़े गेट्स बनाए होते हैं, एग्जैक्टली वैसे बड़े बड़े गेट्स या बड़े बड़े जो ह्यूज गेटवेज थे वो बनाए जाते थे, काफी इंप्रेसिव भी दिखते थे वो।
अब अगर हम यहाँ का आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग देखें तो यहाँ पर पिरामिड्स, टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट्स काफी कुछ बनाया गया था, और इनमें से दो जो हैं काफी इंपॉर्टेंट, एक है पिरामिड, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा विच इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। कौन सा है? ये वाला, ठीक है। सो दिस इज द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा, ठीक है। और दूसरा है स्फिनिक्स, जो ये है, मतलब एक ना लायन की बॉडी बनाई है, जिसमें मेजरली अगर आप देखो तो ये ह्यूमन हेड की तरह है, ठीक है। लायन की बॉडी है विद ह्यूमन हेड, और ये एक सिंगल रॉक थी, एक बहुत बड़ी रॉक थी, और एक सिंगल रॉक को ही कार्व करके इसको बनाया गया है। अब ज्यादा मतलब ठीक है, सिंगल रॉक से कार्व किया तो क्या हो गया, बट वो टाइम था जहां पर मशीन्स नहीं थी, वहां पर जो भी कार्विंग होती थी, जो भी सामान, जो भी मतलब होता था, जो भी चीजें बनाई जाती थी वो हाथों से बनाई जाती थी। मतलब यहाँ पर ह्यूमन स्ट्रेंथ और लोगों का यूज करके ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को बनाया गया है। नाउ कमिंग ऑन टू द इजिप्शियन सोसाइटी, तो वहां का सोशल स्ट्रक्चर कैसा होता था? बिल्कुल जैसा आज होता है वैसे ही वहां भी लोग होते थे, वही सारी बातें। तो यूजुअली 3 क्लासेस होती थी, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। तो अपर क्लास में यूजुअली ये आते थे रॉयल फैमिलीज, जिनके बड़े बड़े पैलेसेस होते थे, प्रीस्ट्स, लैंड ओनर्स, फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और डॉक्टर्स होते थे। मिडिल क्लास में मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स, क्राफ्ट्स पीपल और लोअर जो लोग होते थे, ठीक है, वो सब आते थे। लोअर क्लास में पीजेंट्स होते थे, और सबसे नीचे आते थे स्लेव्स, या तो मोस्टली वो होते थे जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं। तो ये बिल्कुल इनको लोअर बॉटम वाला जो क्लास है उसमें ये आते थे। तो अगर सोशल स्ट्रक्चर को देखो तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, मतलब यहाँ से भी आप इसको एक बार रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। सो अपर क्लास में कौन कौन आता है, मिडिल क्लास में और लोअर क्लास में। तो लोअर क्लास में पीजेंट्स या फिर द प्रिजनर्स ऑफ वॉर, सो ऑल ऑफ देम दे आर इन द 3rd क्लास। नाउ कमिंग ऑन टू द फैमिली लाइफ इन इजिप्ट। तो फैमिली लाइफ कैसी देखी जाती थी, लेट्स सी, कितनी हैपनिंग होती थी, कितने वो लोग बाहर भी जाते थे, वो सब देखते हैं। तो इनके जो फैमिली रोल्स थे वो देखते हैं। तो सबसे पहले फैमिली जो थी वो काफी क्लोज निट थी, मतलब जो फैमिली के लोग थे वो एक दूसरे से काफी क्लोज हुआ करते थे। फादर वाज द हेड ऑफ द फैमिली, लेकिन यहाँ पर विमेन भी कुछ पीछे नहीं थी। दे हैड मेनी राइट्स लाइक प्रॉपर्टी, लीगल राइट्स और इक्वालिटी भी उनको मिलती थी। देन कमिंग ऑन टू चिल्ड्रन, तो जो बॉयज थे वो स्कूल जाते थे, और गर्ल्स को होम ट्रेनिंग, जैसे घर का काम, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो सब कुछ सिखाया जाता था। फिर उसके बाद आता है लेजर एंड वेल्दी फैमिलीज। तो जो बड़ी ऐसे रॉयल रिच फैमिलीज वाले होते थे वो लोग कुछ और चीजें भी करते थे, जैसे हंटिंग, मौज मस्ती के लिए, है ना। जैसे जिनके पास बड़े सारे पैसे होते हैं वो घूमने बहुत ज्यादा जाते हैं, घूमने इन द सेंस कि वो हर दूसरे दिन कहीं फॉरेन ट्रिप में जा रहे होते हैं। तो वैसे ही यहाँ के वेल्दी लोग जो थे वो क्या करते थे, वो हंटिंग, फिशिंग, स्विमिंग और सेलिंग करते थे। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज फूड एंड ड्रेस। तो क्या खाना खाते थे? यहाँ की जो स्टेपल डाइट थी वो थी ब्रेड, मतलब व्हीट, और बियर बार्ले से मिलता था उनको। एंड दे एट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट एंड डेयरी। तो ये वाली जो सारी चीजें हैं ना, ये आपको बस ऐसे ही याद रखनी है। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको रटना है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इनको पढ़ना है। जैसे अभी जब आप इस चैप्टर को शुरू करोगे, पहले आप वीडियो देखो, ठीक है, पहले स्टोरी अच्छे से समझ लो। स्टोरी में कंफ्यूजन रहता है, स्टोरी को 2 बार सुन लो, उसके बाद चैप्टर को पढ़ो, मतलब पूरी वीडियो को देखो, फिर जाओ अपनी बुक से चैप्टर को पढ़ो, और उसके बाद आप जो बुक के क्वेश्चंस हैं उनको करो, ठीक है। फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद आओ, फिर से एक बार वीडियो देखो, चैप्टर को रिकॉल करो, एंड दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नाउ कमिंग ऑन टू द क्लोथिंग, कैसे कपड़े पहनते थे? बस लिनन के कपड़े पहनते थे, जैसे हमने बात की। सो क्लोथ्स वर मेड अप ऑफ व्हाइट लिनन एंड मेन विद लिन क्लोथ्स, राइट। सो विमेन विद लॉन्ग टाइट फिटिंग ड्रेसेस विद शोल्डर स्ट्रैप्स, मतलब एकदम क्लासी और एकदम सुंदर सी बन के रहती थी लेडीज। सो बोथ यूज्ड ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स एंड विग्स। तो जैसे हमने बात की थी कि यहाँ के मेल्स जो थे ना, वो ऐसा नहीं था कि वो मेकअप में कहीं पीछे थे, फैशन में कहीं पीछे थे, वो मेकअप और फैशन में बिल्कुल बराबर थे विमेन के, वहाँ उस टाइम की जो विमेन थी। तो इवन ये भी बोला जाता है कि वहाँ के जो
मेन थे, दे यूज टू पे मोर अटेंशन ऑन सेल्फ ग्रूमिंग, अपना हेयर स्टाइल, अपना कॉम्प्लेक्शन एज कंपेयर टू विमेन. देन कमिंग ऑन टू देयर ऑक्यूपेशन, तो इस सिविलाइजेशन की जो मेन ऑक्यूपेशन देखी गई है दैट वाज एग्रीकल्चर, क्योंकि ये पूरी सिविलाइजेशन नाइल रिवर पर डिपेंडेंट थी और नाइल रिवर की जो सॉइल थी वो बहुत ही फर्टाइल थी. तो यहाँ पर वीट, बाले, मिलेट जैसे काफ़ी क्रॉप्स उगाए जाते थे. वैसे ही डेट्स, एप्पल्स, फिग्स, पीचेस, काफ़ी फ्रूट्स भी मिलते थे. एंड दे वर सपोर्टेड बाय सम एडवांस्ड इरिगेशन सिस्टम एज वेल. देन डोमेस्टिकेशन भी यहाँ पर होता था ऑफ काउ, शीप, गोट, डॉगी, कैमल्स, बर्ड्स लाइक डव्स एंड गीज. तो ये सारे भी उस टाइम पर देखे जाते थे. अब यहाँ के अगर हम आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें ना, तो लोगों ने अपने अंदर के हुनर को भी बाहर निकाला था. तो यहाँ पे क्राफ्ट्स पीपल थे जो पॉटरी, गोल्डस्मिथ होते थे, कारपेंटर्स, पेंटर्स और स्कल्पचरर्स होते थे. तो they painted murals and built statues of gods and kings. Then they carved large stone statues of kings and gods, जैसे कि हमने temples में देखा था, इनके जो temples होते हैं. Then artists decorated the tombs of the wall with paintings. एक्सक्विजिट पेंटिंग्स भी बनाते थे. उसके बाद आते हैं मेडिसिन पे. तो यहाँ के डॉक्टर्स भी कुछ कम नहीं थे. यहाँ के डॉक्टर्स ममिफिकेशन टेक्निक में बहुत ही माहिर थे. तो आपने देखा था ना कैसे वो स्पाइसेस डाल के उनको व्हाइट लिनन क्लॉथ में एकदम ऐसे टाइट बांध देते थे और सुंदर सा टूम बना देते थे, बिकॉज दे बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ. करेक्ट. तो यहाँ के डॉक्टर्स जो ह्यूमन बॉडी था उसका काफ़ी अच्छा नॉलेज रखते थे और ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में भी उनको काफ़ी अच्छे से पता था. इवन many of the doctors, they were specialized in treating eyes, teeth and many other body parts. Now talking about their writing, तो इनकी जो writing थी, इनकी एक स्क्रिप्ट थी जिसे बोला जाता है hieroglyphics स्क्रिप्ट, जिसमें more than 2000 सिंबल्स थे. और ये सिंबल्स बेसिकली पिक्टोरियल सिंबल्स थे. और बाद में क्या हुआ था कि इन सिंबल्स का यूज करके वो एक तो स्क्रिप्ट्स लिखते थे और साथ ही साथ बाद में यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए 24 कॉन्सोनेंट्स भी डाल दिए गए थे. तो ये जितने अच्छे डॉक्टर्स थे, जितने अच्छे सर्जन्स थे, उतने ही अच्छे ये अपनी स्क्रिप्ट में भी थे. देन कमिंग ऑन टू देयर ट्रेड, तो ये जो ट्रेड था इट वाज डन बाय लैंड एंड सी. तो लैंड मतलब सी में ट्रांसपोर्ट के लिए दे हैड बोट्स इन नाइल एंड फॉर लैंड दे हैव डोंकीज एंड कैमल्स. ठीक है. एक्सपोर्ट क्या क्या करते थे? सो दे यूज टू एक्सपोर्ट लिनन, व्हीट, ग्लासवेयर, ज्वेलरी एंड फर्नीचर. तो आपने देखा था ना कि यहाँ पर सिर्फ विमेन ही नहीं बल्कि मेन, दे वर ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड तैयार होने में, मेकअप करने में, अपने हेयर स्टाइल को लेकर, अपने कॉम्प्लेक्शन को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहते थे. देन इम्पोर्ट्स, दे इम्पोर्टेड गोल्ड, आइवरी, सिडार वुड एंड कॉपर. देन बार्टर सिस्टम में ये ग्रेन्स, सिल्वर, कॉपर, इवन हमने ये पढ़ा था कि ये गोल्ड का भी यूज़ करते हैं. और ये वही टाइम था जब फर्स्ट सी फारिंग शिप बनी थी. तो सी फारिंग शिप, ये वर्ड मैंने आपको स्टोरी में भी सुनाया था, राइट. तो दीज वर डेवलप्ड बाय, मतलब आज जिनको हम बड़ी बड़ी शिप्स बुलाते हैं जो सी में चलती हैं, राइट, जो लंबे डिस्टेंस के लिए होती हैं और जो वेव्स, मतलब काफ़ी बड़ी वेव्स को भी झेल जाती हैं. तो ये वैसी ही बड़ी बड़ी शिप्स थी जो सिर्फ नाइल रिवर के लिए नहीं बल्कि सीज और ओशंस में जाने के लिए बनी थी, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग शिप्स थी. देन अगर हम इनके रिलीजन की बात करें, सो दे वर्शिप्ड मेनी गॉड्स एंड गॉडेसेस एंड द इम्पॉर्टेंट गॉड्स वर रा, दैट इज द सन गॉड, एंड ओसिरिस विच वॉज द गॉड ऑफ द डेड, राइट. तो इनके जो फेरोज थे ये उनको भी वर्शिप करते थे. फेरोज मतलब इनके जो रूलर, इनके जो किंग हुआ करते थे, उनको भी भगवान की तरह ही ये मानते थे. देन दे हैड सेक्रेड एनिमल्स लाइक क्रोकोडाइल्स, बुल्स, हॉक्स एंड जैकल्स. तो हर एक टाउन, सिटी, विलेज जो थे उनका एक अपना अपना फेवरेट गॉड था. उनके अपने टेम्पल्स थे और अपने टेम्पल्स में उनके प्रीस्ट्स हुआ करते थे. नाउ कमिंग ऑन टू द लाइफ आफ्टर डेथ, पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ लेते हैं. सो इजिप्शियंस बिलीव डेथ वाज द स्टार्ट ऑफ इटर्निटी. तो इसीलिए इन्होंने स्पाइसेस और वो लिनन में रैप करके, स्पाइस में रैप करके यहाँ पर ममीज बनाना शुरू कर दी और उनको सुंदर सुंदर टूम्स में डालना शुरू कर दिया. सो टूम्स में फूड, क्लोथ्स, वेपन्स, फर्नीचर्स सब कुछ होते थे. सो पिरामिड सर्व्ड एज रॉयल टूम्स. उनको था कि
जीते जीते जैसे भी जिंदगी कटी हो, लेकिन मरने के बाद भाई अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा वो लोग मानते थे। देन राइटिंग सिस्टम, तो राइटिंग सिस्टम अर्ली राइटिंग्स डन ऑन स्टोन वॉल्स एंड क्ले टेबलेट्स। तो जो मीसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी तो अर्ली वैसे ही होता था, लेकिन बाद में इन्होंने पपायरस विच इज कुछ ऐसा दिखाई देता था, पेपर मेड ऑफ वाटर रीड। तो इसका ये जैसे अगर आप रिकॉल करो मीसोपोटामियन सिविलाइजेशन को, तो उन्होंने क्ले टेबलेट्स बनाए थे, तो वैसे ही इन्होंने पपायरस नाम का एक यू कैन से एक टेबलेट बनाया था। दे रोट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो ये इस डायरेक्शन में लिखते थे विद द यूजिंग द रीड पेन्स एंड यूज्ड इंक मेड फ्रॉम सूट गम एंड वाटर। वाटर रीड बेसिकली एक वाटर प्लांट होता है जिससे इन्होंने ये मतलब एक पेपर जैसा बनाया था, एक पेपर बनाया था अपने लिए जिस पर वो लिखते थे। अब अगर आप इनकी अचीवमेंट्स के बारे में सुनोगे ना तो आप हैरान रह जाओगे कि इजिप्शियंस ना इतने स्मार्ट थे। तो उन्होंने कैलेंडर सिस्टम डेवलप किया, तो उन्होंने डेवलप किया वर्ल्ड का फर्स्ट सोलर कैलेंडर। तो जो आज हम कैलेंडर यूज करते हैं ना, इसकी जो रूट्स हैं वो कहीं ना कहीं इजिप्शियन सिविलाइजेशन से जुड़ी हैं। सो इट बेस्ड ऑन द नाइल फ्लड साइकिल। तो ये सिर्फ ये सोच में बैठे रहते थे कि कब नाइल रिवर में फ्लड आएगा, और उसकी वजह उसको देखते हुए इन्होंने एक पूरा सोलर कैलेंडर बना दिया। तो इनके कैलेंडर में भी जैसे हमारे में 365 डेज होते हैं वैसे ही थे, इनके में थे 12 मंथ्स और हर महीने में ना 30 दिन थे। हमारी तरह 30 और 31 और फरवरी में 28 या 29 डेज नहीं, बट 12 मंथ्स और हर मंथ में 30 दिन, ठीक है। इसमें 5 एक्स्ट्रा रिलीजियस डेज देखे गए थे फॉर मतलब 5 एक्स्ट्रा डेज होते थे। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना आएगा, ये आएगा 360। लेकिन अब so they had 5 extra days for religious festivals। तो 5 एक्स्ट्रा दिन होते थे और वो उनके रिलीजियस फेस्टिवल्स के लिए एकदम लॉक्ड होते थे। देन इनका मैथमेटिक्स की बात करें तो इन्होंने जो पिरामिड की कंस्ट्रक्शन की उसके लिए इन्होंने मैथ्स का यूज किया, इन्होंने लैंड के सर्वे के लिए मैथ्स का यूज किया, इवन रेवेन्यू की कैलकुलेशन के लिए भी इन्होंने मैथमेटिक्स का यूज किया था। सो दे डेवलप्ड एन एडवांस्ड सिस्टम ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये जो टफ सा मैथ अभी आप पढ़ते हो ना, ये वहीं से शुरुआत हुई थी। देन एस्ट्रोनॉमी, सो दे नीडेड टू प्रिडिक्ट द नाइल फ्लड्स। अब इनको क्या था ना, इनको ये जानना था कि ये जो नाइल है ना, इसमें फ्लड कब जैसे आता है। एक तो उसके बेसिस पर इन्होंने एक सोलर कैलेंडर बना दिया, दूसरा इसके लिए ना इन्होंने तारों को पढ़ना शुरू कर दिया। सो दे क्रिएटेड इंस्ट्रूमेंट्स टू ट्रैक स्टार्स एंड प्लैनेट्स एंड हेंस दे इन्वेंटेड वाटर क्लॉक टू मेजर द टाइम एट नाइट। तो रात का टाइम को मेजर करने के लिए इन्होंने वाटर क्लॉक्स भी बनाई। नाउ कमिंग ऑन टू द मेडिसिन एंड एनाटॉमी। तो मेडिसिन और एनाटॉमी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर बहुत अच्छे डॉक्टर्स और सर्जन्स हुआ करते थे जिन्होंने ममीज बनाई थी, जिनको ह्यूमन एनाटॉमी का काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था। सो ममिफिकेशन शोज एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। सो इजिप्शियन डॉक्टर्स दे वर स्किल्ड इन preserving bodies and understood the internal organs. So possibly they made the world's first medical diagnosis भी इन्होंने ही किया था। यही मतलब इनको देखकर ऐसा लगता है कि ये जो फर्स्ट मेडिकल डायग्नोसिस था ये भी इन्होंने ही किया था। सो ममीज प्रिजर्व्ड इवन आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। तो इन्होंने जो ममीज प्रिजर्व की थी ना, वो आज मतलब जब ममीज हमें पता चली कि अच्छा इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी और ममीज थी, तो तब तक इन्होंने वो जो लिनन क्लॉथ में और स्पाइसेस में जो बॉडीज प्रिजर्व की थी वो उस टाइम तक भी प्रिजर्व थी। उनके साथ वो प्रॉपर उनके खाना, क्लोथ्स और इवन वेपन्स भी वहां पर मिले थे। देन व्हाट led to the decline of this civilization, although ये इतने मतलब brilliant smart लोग थे। So decline began after the collapse of the new kingdom. So by 1000 BCE the glory and the power of Egypt had faded. तो यहाँ पर foreign invasions होने लगी और internal revolts होना शुरू हो गए। तो अंदर ही अंदर आपसी इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी civilization अंदर से ही खत्म होने लग गई। तो होता है ना कि पेड़ जो है बाहर से
सबसे बड़ा अच्छा, जैसे कई बार देखो अगर चींटियों ने ना बादाम खा लिया हो ना, तो बादाम बाहर से ऐसा लगेगा सिर्फ एक ही छेद है, ठीक ही होगा, बट अगर आप चींटी ने अगर वो बादाम खाया होगा तो वो बाहर का छिलका ही रह जाता है और बादाम जो है वो एक्चुअली खत्म हो चुका होता है। तो बिल्कुल वैसे ही अंदर ये जो इनके इंटरनल रिवोल्ट्स थे उनकी वजह से ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो गई। तो यहाँ पर रिपीटेड इन्वेजन्स हुए, किस किस के हुए? तो सबसे पहले थे बैबलोनियंस। तो बैबलोनियंस थे कौन? बैबलोनियंस बेसिकली अगर आपको याद हो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, तो वहां पर हमने पढ़ा था कि बैबलोनियंस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के वो स्मार्ट वाले सिविलाइजेशन थी और इन्होंने ही वो कोड ऑफ हम्मुराबी बनाया था जिसमें एन आई फॉर एन आई वाली चीज थी। और ये काफी मतलब इन्होंने एक तो इनका इन्वेजन यहाँ पर माना जाता है क्योंकि हमने देखा है कि ना इजिप्शियन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन काफी पास थी, तो बोला जाता है कि बैबलोनियंस ने यहाँ पर इन्वेड किया। दूसरा थे एसीरियंस। एसीरियंस कौन थे? ये काफी एक पावरफुल और एग्रेसिव आर्मी वाले लोग माने जाते थे। लोग इनसे बहुत ज्यादा डरते थे क्योंकि ये काफी ब्रूटल पनिशमेंट देते थे लोगों को। देन कम्स द पर्शियंस। तो पर्शियंस कौन थे? पर्शियंस दुनिया के वो सबसे बड़ा एम्पायर माना जाता है which was under the Cyrus the Great। ठीक है, इनका रूल ना काफी फेयर माना जाता था और ये माना जाता था कि लोगों को अपनी जीवन जीने की भी आजादी यहाँ पर लोगों को मिलती थी। तो माना जाता है कि इन तीनों में से ही किसी ने या इन तीनों ने ही यहाँ पर रिपीटेड इन्वेजन्स किए जिसकी वजह से ये सिविलाइजेशन अंदर ही अंदर, तो यहाँ पर अंदर ही अंदर रिवोल्ट शुरू हो गए जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो गई। देन कम्स द एंड ऑफ नेटिव रूल। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कॉन्कर किया इजिप्ट को एंड ही फाउंडेड द सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, तो टॉलमी, इन अलेक्जेंडर के एक जनरल थे जिनका नाम था टॉलमी। तो टॉलमी ने ही यहाँ पर लास्ट डायनेस्टी शुरू की थी और माना जाता है कि उसी टाइम पर इनकी जो लास्ट रूलर थी जिनका नाम था लियोपेट्रा, वो यहाँ पर आई थी। देन कम्स द लेगेसी एंड फाइनल ऑब्जर्वेशन। तो अगर हम देखें तो हेरोडोटस जो थे, ही वॉज द ग्रेट हिस्टोरियन जिन्होंने 5th century BCE में कहा था कि देयर इज नो कंट्री दैट possesses so many wonders nor any that has such a number of works with defy description। तो इवन जो डिक्लाइन था इजिप्ट का, दैट रिमेन अ लैंड ऑफ वंडर एंड मार्वल्स। तो हेरोडोटस का ये कहना था और ये मानना था कि कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर इतने वंडर्स देखे जाते हैं और ऐसे वंडर्स जिनको डिस्क्राइब करना भी मुश्किल हो। और साथ ही साथ इजिप्ट में चाहे रूल डिक्लाइन भी हो गया, चाहे ये पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो गई हो, लेकिन अभी भी वहां के जो अजूबे हैं, वहां के जो वंडर्स हैं, उससे ये पूरी लैंड आज भी वैसी ही भरी हुई है। So this was all from our today's session. I hope आपको इजिप्शियन सिविलाइजेशन बहुत अच्छे से समझ आई है। कहीं पर कोई भी डाउट रह गया हो, प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और you can book your class with LearnoHub स्वयं। I'll see you next time with the next chapter. Till then you all take care and as you all know, LearnoHub मतलब फ्री है पर बेस्ट है।